कक्षा अष्टम विसर्ग संधि। हमने कक्षा अष्टम को संधि के बारे में पहले बता चुके हैं। फिर जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं आपको एक बार फिर याद कर लेते हैं। स्वर संधि में जो है 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ है, गुण है, आयामी है, वृद्धि है, उसके बाद जो है यण है, फिर अतिरिक्त 3 संधियाँ है, पररूप, पुनरूप और ये जो है प्रकृति भाव संधि। उसके बाद से आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सारे नियम जो है हमने बता दिया है। यदि आप सभी उस नियम को फॉलो करेंगे, यदि आप सभी उस नियम को समझेंगे तो बिल्कुल आपके लिए व्यंजन संधि आसान हो जाएगा। और यह 8वां में जो छात्र है ध्यान देंगे, यही संधि आपको 10th तक पढ़ना है। यदि इस संधि को आप समझ गए अष्टम में ही तो 9th और 10th आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कोई कठिनाई आपको नहीं होगी समझने में। स्पष्ट भी कर देते हैं। स्वर संधि का हुआ है स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर संधि। जैसे रमा, धन, रमेश, इति, धन आदि इत्यादि। और उसके बाद हुआ आपको मान लें कि व्यंजन संधि। तो व्यंजन आप जानते हैं हमेशा व्यंजन जो है वह व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल होगा तो व्यंजन संधि होगा। ये भी स्पष्ट है। तो व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो। उसके बाद जो है फिर आपको हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में यह स्पष्ट है कि विसर्ग के साथ किसी स्वर का मेल हो या किसी व्यंजन का मेल हो, विसर्ग संधि होगा। लेकिन प्रत्येक विसर्ग संधि में बीच में विसर्ग रहना आवश्यक है। यदि बीच में विसर्ग है तभी वो विसर्ग संधि कहलाएगा। यह स्पष्ट है। इसलिए जो है अब यहाँ हमने नियम बता दिया है। यह अंतिम है। विसर्ग के पूर्व ई तथा पूर्व रहने पर और बाद में को या को ये कवर का है, को या को कवर का हो गया आगे तो विसर्ग का मूर्धन्य स्वर होता है। इस मूर्धन्य स्वर को जो है हम हलंत रखेंगे। इसलिए मूर्धन्य स्वर का हमेशा जिसमें हलंत रहता है उसका उच्चारण अल्प होता है। तो हमने बता दिया इसमें जैसे जथा है निधन फलम, हमने लिखा है नियम में विसर्ग के पूर्व यदि ई अथवा उर है तो विसर्ग के पूर्व यहाँ पर नि ह्रस्व ई है, ध्यान देना है। और कहता है कि विसर्ग ई तथा उर होने पर विसर्ग के बाद में यदि कोप या कोपर आ गया तो नि के बाद को आ रहा है। देखिए इस विसर्ग के बाद को आ रहा है। ये फल है पवर का है, दूसरा है बढ़ाइए। फिर निष्फल हो गया। जब इसकी संधि करेंगे तो निधन फलम होगा तो निष्फलम हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और विधि हमने कि यदि विसर्ग के पूर्व उब रहे, स्वर है तो विसर्ग के पूर्व दू है। यहाँ पर एक व्यंजन है दू में स्वर है लगा हुआ है ऊ। समझने की जरूरत है, सभी छात्र इस पर ध्यान देंगे। इसमें दू लगा हुआ है तो दू धन कृतम। आप इस विसर्ग के बाद उतार के बाद कि यहाँ पर कवर का जो है क्री जो है क, ये जो है माने हम बताया कि कौफा या कौफा का इस विसर्ग के बाद कौ भी आ गया है तब दुर्धन कृतम होगा तो इसकी आधा संधि होगी दुष्कृतम का ध्यान देना। दुर्धन कृतम होगा तो क्या होगा दुष्कृतम। इसके बाद एक और हमने दिया कि आविध कृतम। आविध में यहाँ विसर्ग है। विसर्ग के पूर्व जो है यह स्वर ई है। नियम ध्यान में विसर्ग कहा है कि विसर्ग के पूर्व ई तथा पूर्व होने पर तो विसर्ग के पूर्व यह ई हो गया। तो जब इसकी संधि होगी तो आविध कृतम ये मूर्धन्य स्वर हो जाएगा, आधा हो जाएगा आविष्कृतम। चतुर्धन कोण। चतुर में यहाँ फिर विसर्ग है लेकिन विसर्ग के पहले उस स्वर है और के बाद यहाँ पर को है ना, ध्यान देना है इधर। तो चतुर्धन कोण ये बन जाएगा चतुष्कोण।
फिर यहाँ दे दिया है निधन फलम, यहाँ हमने इसको रिपीट भी कर दिया है। इस फलम निधन कृतम होगा तो निष्कृतम भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया है, बना भी देते हैं इसको, निधन कृतम होगा, एक और नया बना दिए, निधन कृतम होगा तो बन गया निष्कृतम। यानी या फिर एक बार फिर समझिए इसको, यदि विसर्ग के पूर्व ई तथा उ रहे और बाद में क ख हो या क ख आवे तो विसर्ग का मूर्धन्य स होता है। यथा निधन फलम होगा तो निष्फलम हो जाएगा, दुर्धन कृतम होगा तो दुष्कृतम होगा, है ना। फिर यहाँ पर आविधन कृतम, हमने नियम भी लिख दिया, स्पष्ट रूप से आविधन कृतम होगा तो आविष्कृतम हो जाएगा। चतुर्धन कोणम होगा तो चतुष्कोणम होगा। निधन कृतम है तो ये हो जाएगा निष्कृतम। इस तरह से पूरा भाषण। तो आज संधि समाप्त हुआ। सभी अष्टम के छात्रों से यह अनुरोध है कि सभी आप एक रफ कॉपी पर इस सबको आप लिख लीजिए और रोज एक्सरसाइज कीजिए। यदि प्रतिदिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपको भली भांति समझ में आ जाएगा और आप जो है अच्छे से समझ